आज हम बीए पार्ट तृतीय में भूमि कर व्यवस्था के संबंध में महलवाड़ी प्रथा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। यह बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत और पंजाब में लागू किया गया। इस पद्धति के अनुसार भूमि पर कर की इकाई ग्राम या महल या एस्टेट को माना गया और भूमि कर एकत्रित करने का कार्यभार परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति या जमींदार को सौंप दिया गया। हालांकि अंग्रेज पदाधिकारियों का कहना था कि इस पद्धति को अपनाकर उन्होंने पुराने ग्राम समाजों को कायम रखने की कोशिश की, पर ऐसा करने में वे सफल न हो सके क्योंकि कर निर्धारण पूरे गांव से किए जाने पर भी सरकारी तौर पर भूमि पर जमींदारों और पट्टेदारों के व्यक्तिगत अधिकार मान लिए गए। अंत में इन क्षेत्रों में भी भूमि व्यापारियों तथा महाजन के हाथ में ही चली गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को किसी किसान का जो खेत है वो ग्राम और समाज का एक हिस्सा था और भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसकी भागीदारी समूह की होती थी। ये भागीदार सम्मिलित रूप से कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होते थे, परंतु इसके साथ ही व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित अथवा अन्य भूमि का स्वामी होता था। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में कंपनी को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की जो प्राप्ति हुई, इस कारण भू राजस्व का प्रश्न पुनः उत्पन्न हुआ और ये सत्तांतरित और विजित क्षेत्र कहलाए। अवध के नवाब ने 1801 में कंपनी की संधि के उपरांत उन्हें जो 7 जिले सौंपे थे, इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली। इसके तुरंत बाद सूर्य अंजन गांव की संधि के उपरांत कंपनी ने रेगुलेशन 9 के द्वारा सिंधिया से 1804 में विजित क्षेत्र प्राप्त किए, जिसमें पानीपत, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा जिले शामिल थे। इन क्षेत्रों में यह महलवाड़ी पद्धति लागू की गई। इन क्षेत्रों में प्रारंभिक समझौते राजस्व बोर्ड द्वारा छोटी अवधि के लिए किए गए। बाकी लगान संबंधी समझौते बोर्ड ऑफ कमिश्नर द्वारा किए गए, जिसकी नियुक्ति इसी कार्य के लिए होती थी। इन जिलों में भी महलवाड़ी पद्धति लागू करने से पूर्व कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त ही लागू था। लगान वसूली का अभी कोई निश्चित रूप तैयार नहीं था। सुरेश चंद्र गुप्त के मतानुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य चिंता यही थी कि किस प्रकार इन विशाल क्षेत्रों से किफ़ायत तरीकों से अधिकतम राजस्व एकत्रित किया जाए। इस प्रकार कंपनी प्रशासन व्यापारिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रहा था। अनेक राजनीतिक विवाद फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण समस्यापूर्ण बने हुए थे। इस कारण प्रशासन के पास भी नवीन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित लगान व्यवस्था तैयार करने का न तो समय था और न ही इच्छा। ऐसी स्थिति में
ब्रिटिश शासन द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था भी कोई अधिक कारगर नहीं हुई, क्योंकि इन सभी पद्धतियों में राजस्व की ऊंची दरों के कारण कृषक की दशा अत्यंत शोचनीय और दयनीय हो गई। उसकी इस बढ़ती हुई दुर्दशा और शासक वर्ग ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक भू राजस्व इकट्ठा करना था। कृषि उत्पादन के साधनों में या कृषकों की दशा में सुधार करना नहीं। सरकार अपने लिए निश्चित आय तो चाहती थी, साथ ही साथ देश के साधन संपन्न वर्ग जैसे जमींदार या अमीर कृषक वर्ग की प्रसन्नता भी रखना चाहती थी। इसीलिए दरिद्र काश्तकार सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार हमारे गांवों में छोटे छोटे किसानों तथा खेतियारी काश्तकारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। आपसी सद्भावना का स्थान प्रतिद्वंदिता ने ले लिया और ग्रामों में झगड़ों की संख्या में वृद्धि हुई। धनिक वर्ग उद्योगों धंधों में लाभ की संभावना कम पाकर खेती में पूंजी लगा रहा था और शीघ्र ही इसने पुराने जमींदारों का स्थान ले लिया। ये नए जमींदार काश्तकारों के साथ सहानुभूति रखने के बजाय उनसे अधिक लगान लेने की कोशिश में जुट गए। इस प्रकार पुराने ग्रामीण संबंध छिन्न भिन्न हो गए और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन इस पर भी किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया, क्योंकि 1757 से लेकर के 1857 तक कंपनी के उच्च प्रशासक समय समय पर भूमि कर के निर्धारण की योजनाएं तो बनाते रहे, लेकिन इन योजनाओं के पीछे ब्रिटिश सरकार व इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों का ही हाथ था। उनके अनेक प्रकार के आदर्श प्रदर्शित हुए, परंतु सब घूम फिर कर इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत के किसानों से अधिक लगान वसूल किया जाए और उन्होंने इसी नीति पर अमल किया। भारतीय परिस्थितियों व ग्राम पंचायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणामतः भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, ग्राम पंचायतें अस्तित्वहीन हो गई। पाटिल व नंबरदार अब सरकार की ओर से संग्रहकर्ता बन गए। अदालतों के क्षेत्र से भारतीय किसानों को वंचित रखा गया। फलतः भारतीय ग्रामों का पुरातन सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया और गांवों में साहूकार व भूमिपतियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। कुल मिलाकर के भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई।